नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम क्लास 11 के गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के दोस्तों जो पूरे किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है और दोस्तों इसमें दोनों बुकों के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कराया जाएगा। यानी कि पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11 के उनको मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको गृह विज्ञान कक्षा 11 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। एमसीक्यू जो हैं जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें पार्ट 1 जो आपका मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान की बुक है वो भी कराई जाएगी, उसके भी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। और दोस्तों जो आपका पार्ट 2 है उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू चेक कराए जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा पेपर में छपते हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर है आने वाला जो है दोस्तों उस पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे, जो एमसीक्यू हैं आपके पेपर में जरूर छपेंगे। दोस्तों, आप इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इस वीडियो को ले सकते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के रूप में कैसे आप ले सकते हैं इस वीडियो को? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों आप क्या करिए, इस वीडियो की आप आवाज़ क्या कर दीजिए दोस्तों, बंद कर दीजिए, यानी कि आवाज़ स्लो कर दीजिए। और दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए। जब भी मैं दोस्तों जो भी पढ़ाऊँ उसको आप सॉल्व करते जाइए, आप आंसर मत देखिए। और लास्ट में मैंने इस वीडियो का आंसर दे रखा है, तो आप एक कॉपी में अपने सारे आंसर नोट कर लीजिए और लास्ट में आप क्या करेंगे दोस्तों, अपना आंसर वहाँ से मैच कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लास्ट वाले पेज पे यानी कि लास्ट वाली स्लाइड पे दे रखे हैं। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए चालू करते हैं अपने इस एमसीक्यू वीडियो को। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है हमारा उसे हम देखते हैं। दोस्तों, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जो होम साइंस है उसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जो मेन पर्पज है वो क्या है? तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला दोस्तों, केवल खाना बनाना और सिलाई सिखाना। या दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि केवल धन कमाना। या जो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन वो है दोस्तों केवल परिवार और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। और दोस्तों जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो आया है दोस्तों केवल घर को सजाना। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही आंसर है आप बताइए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर सी, परिवार और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों मनुष्य जिस जटिल प्रणाली में रहता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों जो मनुष्य जिस एनवायरनमेंट में है, जिस जटिल प्रणाली में रहता है उसको क्या कहते हैं? इसका हमें आंसर देना है। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है ब्रह्मांड विज्ञान या अर्थशास्त्र विज्ञान, जो सेकंड ऑप्शन है। या दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है मानव परिस्थिति। या दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है समाजशास्त्र। दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन सभी ऑप्शनों में से जो आपका दोस्तों जो सी ऑप्शन है मानवीय परिस्थिति वो आंसर आपका सही है। यानी कि दोस्तों आंसर नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही है। उसके अलावा दोस्तों जो आपका दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो यह है दोस्तों गृह विज्ञान की 5 मुख्य शाखाओं में से एक है। यानी कि दोस्तों जो गृह विज्ञान है वो विज्ञान की 5 मुख्य शाखाओं में से एक क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों। भौतिक विज्ञान या दोस्तों संसाधन प्रबंधन या दोस्तों रसायन विज्ञान या दोस्तों भूविज्ञान। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही आंसर है आप इसे बताइए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है वो आंसर बी यानी कि संसाधन प्रबंधन। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो ऑप्शन 4 है यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो है दोस्तों गृह विज्ञान किस क्षेत्र में करियर के अवसर प्रदान करता है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है खगोल विज्ञान। दोस्तों, ऑप्शन बी है डायटेक्टिक्स। दोस्तों, ऑप्शन सी है खनन भूयांत्रिकी। दोस्तों, ऑप्शन डी है कानून। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए। दोस्तों, इन चारों में से जो ऑप्शन सही है दोस्तों है ऑप्शन बी यानी कि डायटेक्टिक्स। ठीक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पे आप सबको इन सब की वीडियो देखनी है। तो दोस्तों इन सब की वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? यानी कि दोस्तों जो किशोरावस्था है उसकी आयु सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों किशोरावस्था की आयु सीमा का ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 5 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन सी 12 से 19 वर्ष तक, ऑप्शन डी 60 से ऊपर। दोस्तों आप सब बताइए किशोरावस्था के जो सही आयु सीमा है वो क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन सी है, यानी कि 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक क्या है किशोरावस्था की आयु सीमा है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न की तरफ, जिसका दोस्तों प्रश्न है पहचान संकट किस अवस्था से जुड़ा है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है वृद्धावस्था, ऑप्शन सी है
पूर्णावस्था और ऑप्शन डी है दोस्तों किशोरावस्था। तो दोस्तों आप इसका ऑप्शन बताइए, यानी कि इसका आप आंसर बताइए। दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों वह है ऑप्शन डी किशोरावस्था, यानी कि जो पहचान संकट है वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई विषय है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा 7वां प्रश्न है, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मनोरंजन प्रदान करना। दोस्तों ऑप्शन बी है समाजीकरण और भावनात्मक समर्थन। दोस्तों ऑप्शन सी है केवल आर्थिक सहायता देना। दोस्तों इसका ऑप्शन डी है संपत्ति जमा करना। दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन बी है, यानी कि समाजीकरण और भावनात्मक समर्थन, यही दोस्तों इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये बढ़ते अपने 8वें प्रश्न की तरफ, जिसका प्रश्न है परिवार की संरचना के आधार पर एक सामान्य प्रकार है, यानी कि दोस्तों जो परिवार है वो संरचना के आधार पर एक समान प्रकार है, क्या है दोस्तों आप बताइएगा। ऑप्शन इसका है दोस्तों औपचारिक परिवार, अनौपचारिक परिवार। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त परिवार। ऑप्शन सी राजनीतिक परिवार। दोस्तों ऑप्शन डी धार्मिक परिवार। तो दोस्तों आप बता सकते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन डी का जो सही आंसर है, माफ करिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है दोस्तों है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी संयुक्त परिवार। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर हम बी को इसमें सही मानेंगे, क्योंकि दोस्तों संयुक्त परिवार है वही कि परिवार की संरचना का आधार का एक समान प्रकार है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने वाले दो प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं, यानी कि दोस्तों जो हमें एनर्जी देते हैं वो कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों पहला है ऑप्शन ए है प्रोटीन और विटामिन। ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन सी है खनिज और पानी। और दोस्तों ऑप्शन डी है इसका प्रोटीन और खनिज। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। दोस्तों प्लीज आप सभी आंसर अपने कॉपी में नोट करिए, और जो आंसर आपका आए लास्ट में, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कुल मिलाकर, उसको आप दोस्तों जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों आप 9th क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट और वसा। दोस्तों हम बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा दोस्तों, शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, इसकी मतलब पहचान करने की मांग कर रहा है। तो दोस्तों जो शरीर निर्माण का करने वाला पोषक तत्व है कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन। ऑप्शन बी प्रोटीन। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी वसा। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो क्वेश्चन 10 है उसका आंसर है सही बी, यानी कि जो प्रोटीन है दोस्तों क्या करता है, शरीर निर्माण का करने वाला पोषक तत्व है। ठीक दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बॉडी बनती है। दोस्तों ऑप्शन अब चलते बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। दोस्तों ये VVIMP क्वेश्चन है, अब आप इसको जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला है विटामिन बी और सी। क्या दोस्तों विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील है, या दोस्तों ऑप्शन बी ADE की, या क्या दोस्तों ADE की ई के जो है जो विटामिन है दोस्तों क्या ये वसा में घुलनशील है, या दोस्तों क्या ऑप्शन सी जो B1 और B2 हैं यह सही आंसर है, या दोस्तों क्या ऑप्शन डी जो केवल सी यह सही आंसर है। दोस्तों आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ADE की, यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये तीनों विटामिन क्या है दोस्तों वसा में घुलनशील है। ठीक दोस्तों एनीमिया किसी खनिज की कमी से होता है। दोस्तों एनीमिया क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं ना, एनीमिया को बोलते हैं खून की कमी, यानी कि इसमें अल्प रक्तता भी बोलते हैं, यानी कि खून की कमी भी बोलते हैं। तो दोस्तों एनीमिया यानी कि खून की कमी किस खनिज की कमी से होती है। दोस्तों से आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी है आयरन। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फास्फोरस। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयरन, क्योंकि दोस्तों जो एनीमिया होता है दोस्तों यानी कि जो खून की कमी होती है शरीर में दोस्तों आयरन की कमी से होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी कि दोस्तों जो विटामिन सी है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, जिसका प्रश्न पूछा गया है इसमें। दोस्तों ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन सी है खट्टे फल आंवला, दोस्तों ऑप्शन डी है चावल। तो दोस्तों आप बताइए विटामिन डी का सबसे अच्छा और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विटामिन सी है उसका सबसे अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल आंवला, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो
क्वेश्चन नंबर 14 है तो उसका क्वेश्चन है दोस्तों, सूती कपड़ा किस प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होता है, यानी कि दोस्तों जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कॉटन क्लॉथ होते हैं, वो किस प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तंतु से प्राप्त होते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है वो है प्रोटीन, ऑप्शन बी है दोस्तों नायलॉन, ऑप्शन सी है दोस्तों सेलुलोज और ऑप्शन डी है दोस्तों रेयान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन 14 है, इसका दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलुलोज। यानी कि जो सेलुलोज है दोस्तों क्या है, सूती कपड़े किस प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होते हैं, उसका ये सही आंसर है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऊनी कपड़े में गर्मी किस कारण मिलती है, यानी कि दोस्तों जो ऊनी कपड़े हैं उसमें जब उसको हम पहनते हैं उससे हमें गर्मी किस कारण मिलती है, यह प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है खनिज तंतु के कारण, दोस्तों ऑप्शन बी है कृत्रिम तंतु के कारण, दोस्तों ऑप्शन सी है बृहस्पति तंतु के कारण, दोस्तों ऑप्शन डी है प्रोटीन तंतु के कारण। तो दोस्तों ऊनी कपड़ों में गर्मी किस कारण मिलती है, इसका आप दोस्तों आंसर बताइए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जो इसका आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी है, यानी कि प्रोटीन तंतु के कारण क्या होता है दोस्तों, जो ऊनी कपड़े हैं वो दोस्तों उनसे हमें गर्मी मिलती है। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत से आप सबके लिए कंटेंट तैयार करता हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए, और दोस्तों आप सब वीडियो को देख लेते हैं और बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए, बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा हौसला डाउन होता है और दोस्तों हमें डिमोटिवेशन होता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आपको आर्ट्स से संबंधित सभी वीडियो के मतलब आर्ट्स से संबंधित सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप जितना हो सके उतना हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपने आप जितने भी दोस्त हैं उनके पास क्या करिए, हमारे चैनल को दोस्तों शेयर करिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की बात जो 16 है उसकी तरफ। ठीक दोस्तों जो क्वेश्चन 16 है उसमें दोस्तों पूछा जा रहा है, वस्त्रों को रंगीन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि दोस्तों जो हमारे वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, जब उनको रंगीन किया जाता है, कलरफुल किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है बुनाई, ऑप्शन बी है छपाई, ऑप्शन सी है परिसज्जा, ऑप्शन डी है रंगाई। दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सही आंसर होगा, दोस्तों इसको आपको बताना है। तो दोस्तों आप इसका जो भी आंसर है दोस्तों उसको बताइए। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है इसका आंसर तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों रंगाई क्या है, इसका सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, धागों को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, या तो धागों को कपड़ों में बदलने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों जो धागे हैं जब उन्हें कपड़ों में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसी को दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए धुलाई, ऑप्शन बी इस्त्री करना, ऑप्शन सी बुनाई यानी कि नीटिंग करना, और दोस्तों ऑप्शन डी है ब्लीचिंग, यानी कि दोस्तों धागों को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बुनाई या टिनिंग। ये क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानवीय संसाधन का एक उदाहरण क्या है, यानी कि दोस्तों जो मानवीय संसाधन है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक उदाहरण क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है धन, ऑप्शन बी है भौतिक वस्तुएं, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है फर्नीचर। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है तो दोस्तों ऑप्शन सी है, यानी कि कौशल क्या है दोस्तों, मानवीय संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैर मानवीय संसाधन का एक उदाहरण क्या है, यानी कि जो गैर मानवीय संसाधन होते हैं उनका एक उदाहरण क्या है, इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है क्षमता, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है धन। दोस्तों आप बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है इसका तो सही आंसर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों धन क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो यह है कि बजट क्या है, यानी कि बजट क्या होता है। दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल बचत करना, केवल खर्च का लेखा जोखा रखना, भविष्य की योजना बनाना, या ऑप्शन नंबर डी निश्चित अवधि के लिए आय
व्यय का अनुमानित लेखा जोखा। दोस्तों बजट का सही आंसर क्या होगा आप बताइए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बजट का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा। यानी कि बजट में क्या करते हैं दोस्तों, हम एक निश्चित समय के लिए जो हमारी खर्चे होते हैं और जो हमारी आय होती है, इनकम होती है, उसका क्या करते हैं, एक अनुमानित लेखा जोखा तैयार करते हैं। यानी कि एक अनुमान लगाते हैं अपने आय और व्यय का एक निश्चित समय के लिए जब हम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट बोलते हैं। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 21 अरे जो क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वो आया है कि दीर्घकालिक लक्ष्य का अर्थ क्या है। यानी कि दोस्तों जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं उनका अर्थ क्या है, ये ऑप्शन इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इसका जो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में पूरे हो जाएं। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जो 1 वर्ष के भीतर पूरे हों। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय में पूरे हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वह है जो केवल 1 दिन में पूरे हैं। तो दोस्तों दीर्घकालिक लक्ष्य का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपको उसका आंसर बताना चाहता हूँ। दोस्तों इसका आंसर है जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय में पूरे हों। ठीक दोस्तों 21 क्वेश्चन हमने किए, जो इनके आंसर शीट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये रही उसके आंसर शीट, यानी कि जितने इसकी क्वेश्चन हमने किए उसके सभी आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो जो जितने बच्चे मॉक टेस्ट लगाए हैं अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, आप हमारे वीडियो में क्या सीखने को पाएँ, इसके लिए दोस्तों आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप आने वाले वर्षों में CUT की तैयारी करना चाहते हैं, या दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैं कक्षा 12 में जब जाऊंगा यानी क्लास 12 में जब जाऊंगा तो हम CUT की तैयारी करेंगे। दोस्तों अगर आपको अभी नहीं पता है कि CUT की तैयारी कैसे की जाती है या NCERT पढ़ के CUT की तैयारी कैसे की जाती है, तो दोस्तों इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैंने उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दी है। अगर आप दोस्तों आई बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आई बटन पे आपको मिल जाएगा कि CUT के लिए NCERT पढ़ के तैयारी कैसे करें। यानी कि दोस्तों CUT के लिए NCERT को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों अब आप क्लास 12 में जाएंगे दोस्तों आपको NCERT पढ़ने का अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बोर्ड के लिए NCERT पढ़ना एक अलग बात है और CUT के लिए NCERT पढ़ना एक अलग बात है। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं CUT में सिर्फ MCQ आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है आने वाले वर्षों में CUT के लिए और आपको अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दोस्तों आई बटन में जो वीडियो दी गई है उसको एक बार आप जरूर देखिए। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो खत्म होता है। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।